हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपांशी राणा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं छंद, क्योंकि यूपी टेट में छंद में से भी एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए हम छंद के बारे में आज जानते हैं कि छंद होते क्या हैं और इसमें से छंद के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि छंद का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है। तो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। क्योंकि जो सर्वप्रथम जो छंद को बताया था वो पिंगल ऋषि ने ही बताया था और इन्हीं के नाम पर छंद को दूसरे नाम पिंगल से भी जाना जाता है। तो छंद की जो परिभाषा होगी वो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चरण, वर्ण, मात्रा, गति, तुक्कु, यति और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें होनी ज़रूरी हैं, तभी वो एक संपूर्ण पूरी तरह से बनकर एक छंद तैयार होता है। तो अब देखते हैं हम छंद के जो अंग हैं वो इसी की परिभाषा के अनुसार ही इसमें बांटे गए हैं कि छंद के जो अंग हैं, पद को चरण भी बोलते हैं, और नंबर 2 पर है वर्ण और मात्राएं, और गति, यति को विराम भी कहा जाता है, गण, संख्या और क्रम, और ये तुक। तो इसके जो अंग हैं वो 7 अंग हैं, तो जिनके आधार पर छंद की रचना की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद या चरण। तो पद और चरण जो होते हैं कि छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। तो अब हम देखते हैं कि चरण, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक छंद लिया है कि इसमें देखना है कि इसमें चरण कहाँ होते हैं और विषम चरण कौन से होते हैं, सम चरण कौन से होते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक चरण होता है, और जैसे ये निज लिखा हुआ है, निज सुधार, यहाँ तक दूसरा चरण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण, और यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। यानी कि छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, और चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। तो विषम चरण तो ये पहला होता है और तीसरा, और सम चरण होते हैं दूसरा और चौथा। तो ये बात आई आपकी समझ में, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि विषम चरण की मात्राएं और सम चरणों की मात्राओं को अलग अलग भी एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो इसके बाद है हमारा कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया है। कुंडलिया जो बनता है वह दोहा रोला से बनता है, और छप्पे जो छंद है हमारा वो रोला और उल्लाला से बनता है। इसके बाद देखते हैं हमारा जो सेकंड नंबर पॉइंट है, वर्ण और मात्राएं। वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, क्योंकि वर्ण और मात्राएं जो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि इसमें से ही कोई पंक्ति आपको दे दी जाती है, उसमें से पूछा जाता है कि इसमें कितनी मात्राएं, तो आपको वो बताना होता है। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे देखिए ये है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो आपको ये जो बताना पड़ेगा, ये मात्रा गिन के बताना पड़ेगा उनकी। जैसे दोहा है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, सवैया, चौपैया, ये सारी मात्राएं भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आपको एक दोहा दिया जाएगा, इसमें आपको इस पंक्ति में छंद ढूंढना है। तो ये सारी आपको मात्रा काउंट करनी होंगी, और जब तक आप मात्रा काउंट करना नहीं सीखेंगे तो आप छंद की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्राएं किस तरीके से बताई गई हैं। तो वर्ण और मात्राएं देखिए हम इस तरीके से देखते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर होता है, जैसे कि हमने रहीमन पढ़ा था वहाँ पर, तो रहीमन का रा, इसमें रा, आधा रा और आ है। तो इस तरीके से ये पूर्ण व्यंजन बनता है। जो पूर्ण व्यंजन होते हैं उन्हीं को हम छंद में अक्षर कह देते हैं। तो जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये हेशु स्वर वाले वर्ण, तो हेशु स्वर वाले वर्ण जो हैं उसमें अ, अनार, ई, उ और री ये आते हैं। और जो दीर्घ स्वर वाले वर्ण होते हैं उसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह ये सारे आते हैं। तो ये जो मात्राओं की गणना होती है, जो हेशु होते हैं, इन्हें लघु मात्राएं कहा जाता है। और तो इसमें जो मात्राएं ये लगती हैं, जैसे आ ये अकेला होता है तो इसे का एक ही पढ़ा जाएगा, लघु मात्रा होती है। जैसे इस तरीके से की आ गई तो लघु का जो साइन दिया गया है वो इस तरीके से खड़ी पाई दिया गया है, इसको 1 नंबर काउंट किया जाता है।
और ई को अगर ये इधर छोटी होती है, इधर साइड से चढ़ती है, तो इसको भी एक ही काउंट किया जाएगा। ऊ ये तो ये भी छोटा ऊ है, तो इसे भी एक काउंट किया जाएगा। और ये री ऋषि की मात्रा इस तरीके से लगती है, तो और इसे भी एक ही काउंट किया जाएगा मात्रा जब हम काउंट करेंगे उसमें। वो मैं आपको एक उदाहरण से, जैसे कहीं पर चंद्र बिंदु है, तो अगर कहीं पर चंद्र बिंदु आ रहा है तो वहाँ पर भी एक ही मात्रा काउंट की जाएगी, तो वहाँ पर भी लघु मात्रा ही होगी। अब दीर्घ मात्रा देख लेते हैं हम कि दीर्घ मात्राएं कब कब लगाई जाती हैं। और दीर्घ मात्रा के लिए जो हमें एक चिन्ह दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि अंग्रेजी में एस बनता है इस तरीके से। तो दीर्घ मात्राएं आ पर लगती है, ई पर लगती है, ऊ, ए ओ औ अंग है। यानी कि अगर इस तरीके से व्यंजनों के ऊपर इस तरीके से मात्राएं लगी हुई हैं तो उन्हें हम दीर्घ मात्राएं ही काउंट करेंगे। और एक इसमें ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण, जो संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण होगा उस पर भी लघु दीर्घ मात्रा यानी कि गुरु मात्रा ही लगेगी। और एक है हलंत से पहले वाला वर्ण, यानी कि जो हलंत से पहले वाला वर्ण होगा उस पर भी दीर्घ मात्रा यानी कि गुरु मात्रा ही चढ़ेगी। तो ये देखिए जैसे वक्र बनाए, तो संयुक्त वर्ण जो होते हैं, संयुक्त वर्ण ये होते हैं कि ये यहाँ पर एक आधा र निकला हुआ है, ये क है, तो ये संयुक्त वर्ण होगा। संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होगा ये व होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सत्य, तो ये हमारा संयुक्त वर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर दो वर्ण है, एक आधा है और एक पूरा है। तो इस तरीके से जो इसके पहले वाला वर्ण होगा तो हमें इसको दीर्घ मात्रा में ही काउंट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें एक काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। तो मैं एक उदाहरण के जरिए आपको एक समझा देती हूँ कि इस तरीके से आपको मात्रा काउंट करनी है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था हलंत के बारे में, तो हलंत जो लगता है वो इस तरीके से, ये जैसे यहाँ राजन के नीचे लगा हुआ है ये डैश, इस तरीके से ये हलंत बोलते हैं इसे। तो ये होता है कि हलंत से पहले वाला वर्ण, तो वो उसकी भी गुरु मात्रा ही गिनी जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पे राजन है तो राजन में जो न से पहले जा है वो आप इसे ये दीर्घ मात्रा में ही गिनती इसकी होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताऊंगी। अभी देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए रहीमन है, तो रहीमन में हमने यहाँ पर एक ही मात्रा काउंट की है, ही है। तो यही यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जहाँ पे छोटी ई होता है तो वहाँ पर भी हमें एक ही मात्रा काउंट करना है। ये माँ है, माँ एक पूर्ण वर्ण है, तो ये भी हमें एक मात्रा काउंट करनी है। ना पानी, तो हमने देखा था कि जहाँ पे ये गुरु मात्राएं होती हैं, गुरु मात्राओं के लिए ये था। तो इसमें पानी जहाँ पे क यानी कि जो आ है इसका हमें व्यंजन के साथ इस तरीके से जब इसकी मात्रा लगेगी तो ये हमें दो काउंट करनी पड़ेगी, यानी कि हमें इसे गुरु मात्रा लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से ये देखिए नी, यहाँ पर भी हमें रा आ रहा है तो ये हमें इसकी भी दीर्घ मात्रा ही लगानी होगी। तो इस तरीके से हमें इसकी दीर्घ मात्रा लगानी है। और ये है खी, तो इसमें हमें एक मात्रा लगानी है क्योंकि यहाँ पर खी के ऊपर छोटी की मात्रा है। और यहाँ पर जो ए है, ए और ए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों गुरु मात्रा में ही काउंट होती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे कभी कभी यहाँ पर जो ए होती है इस पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर एक मात्रा ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर दो मात्रा यानी कि गुरु मात्रा ही लगेगी। इसके बाद इसमें इस पर वन लगेगी, इस पर गुरु मात्रा लगेगी, इस पर गुरु मात्रा लगेगी। और यहाँ पर भी आपको देखिए एक सिंगल वर्ड है तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये बड़े की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी और यहाँ पर इस तरीके से लगेगी। तो हमें जो काउंट करनी होती है ये हमें यहाँ से जो एक कोमा लगा हुआ आता है, एक इधर साइड की और इधर साइड की अलग अलग काउंट करनी होती हैं। तो अब देखिए हम इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि अभी मैंने भी बताया था कि जो ये है, जो ये गुरु का साइन दिया होता है इसे हम दो काउंट करते हैं, और जो ये एक एक ऐसे खड़ी पाई दी हुई होती है इसे हम एक ही काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर टोटल कितने बैठे, 13। अब देखिए इसी तरह से हम इधर काउंट करेंगे तो इसको तो हमें एक काउंट करना होगा, इसको भी एक काउंट करना होगा,
ये गुरु की मात्रा है को हमें 2 करना होगा, इसको 2 करना होगा, इसको 1, इसको 1, इसको 2 और इसको 1। तो इस तरीके से हमारी जो मात्राएं हम इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आया हमारा 11 और यहाँ पर आया हमारा 13। अब यहाँ पर हमें ये जिस चरण में, जैसे कि ये जो है हमारा इधर का, मैंने पहले तीसरे को विषम चरण बताया था और दूसरे चौथे को सम चरण बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर जो पहले विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्रा दी गई हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, दोहा। तो यानी कि यहाँ पर 13 है, 11 है, तो ये अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये आपको मात्रा लगानी आ गई होगी यहाँ पर। अगर नहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। देखिए हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे अब हम लगाएंगे, आपको ये मात्रा लगानी आ गई होंगी, तो इससे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 1 लगानी है, यहाँ पर 1 लगानी है, यहाँ पर भी 1 लगानी है और यहाँ पर भी 1। अब ये है, मैंने जो यहाँ पर बताया था आपको, संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो सा है, यहाँ पर हमें इसे गुरु मात्रा काउंट करनी होगी। और यहाँ पर 1 और यहाँ पर अनार है, तो यहाँ पर हमें 1 ही करनी होगी। और यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा है सा पर, तो हमें इसे 2 काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर 1 और यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें ये मात्रा इसकी काउंट करनी होंगी। तो इस तरीके से हम इन्हें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मात्रा यहाँ पर हो गई। तो 16 जो मात्राएं होती है वो भी आपको, तो यहाँ पर देखिए जो 16 मात्राएं होती हैं वो हमारा चौपाई छंद होता है। तो पहले आप मात्रा लगाना देख लीजिए, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये सब याद रखनी पड़ेंगी कि कौन से छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप इस तरीके से एक कोई भी पंक्ति देखकर उसमें बता सकते हो कि इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नंबर 3 पॉइंट था वो है हमारा गति। तो हम यहाँ पर आप गति को देखते हैं। तो गति जो होती है, छंद को पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। तो हमने जिस तरीके से इसे पढ़ा था, आप देख सकते हैं कि जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, हमने इसे जिस तरीके से पढ़ा था ये उसकी एक गति थी। यानी कि पढ़ने का जो प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। तो ये तो आपको कुछ ज़्यादा इसके ऊपर सोचने वाली बात नहीं है। इसके बाद है ना हमारा नंबर 4 पॉइंट, तो यति यानी कि विराम। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। इस तरीके से हम कोई छंद पढ़ रहे तो यहाँ पर जो एक कोमा लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें रुकना पड़ता है। रहीमन पानी राखिए, तो जो हमारा ये रुकना है इसी को हम यति कहते हैं। तो यति भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं गण। गण क्या होता है हमारे? गण का अर्थ है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। गणों की संख्या जो होती है वो होती है 8। तो इसमें है यमण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो इनको आप इस तरीके से याद नहीं रख सकते हो, इनको कोई भी भूल सकता है। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है या माता राज भान सा लगा। तो इस तरीके से ये सूत्र है। ये सूत्र आपको सीखना पड़ेगा कि इससे आप एक एक सारणी कैसे बना सकते हो और कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा गण है। कोई एक अक्षर आता है आपको गण बताने के लिए, कि एक अक्षर दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि इसमें गण कौन सा है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन। तो ये देखिए आप इन्हें कैसे सीख सकते हो, इनका जो ये फॉर्मूला है आप इसे कैसे यूज़ करना सीख सकते हो। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है? इस यहाँ पर दिख रहा है आपको य। तो या से क्या बनता है आपका? यगण। तो यगण जो है यहाँ पर हमें ये 1 2 3 यहाँ तक 3 तक हमें इसे इस तरीके से कर देना है। तो हमें जो इसका फॉर्मूला मिलेगा तो वो यहाँ पर आपने को अभी मात्रा गिनना सिखाया, तो आप इसे कैसे गिनोगे? तो इसको 1 गिनोगे, माँ को गुरु में गिनोगे और ये इसको भी गुरु में गिनोगे। तो हमें इसका यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह मिल जाता है कि लघु गुरु गुरु। तो इस तरीके से हमें इसका चिन्ह मिल गया। इसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमें देखना है इसका नेक्स्ट वर्ड है माँ, यानी कि माँ से बना मगड़। तो हमने यहाँ पर मगड़ लिखा हुआ है, तो फिर हमें यहाँ से मगड़ तक हमें ये
1 2 3 यहाँ पर इस तरीके से लेने हैं इसके। तो जब हम इसकी मात्रा काउंट करेंगे तो इसको गुरु काउंट करेंगे, इसको गुरु और इसको भी गुरु, तो हमें इस तरीके से माँ का मंगड़ का चिन्ह मिल जाता है। तो यहाँ पर गुरु गुरु गुरु। तो इस तरीके से फिर हमें देखना है। नेक्स्ट है हमारा त से तगड़। तो हमारा यगड़ भी हो गया, मगड़ भी हो गया। अब हमारा आता है तगड़। तो हमें तगड़ के आगे से 1 2 3 इस तरीके से 3 लेने हैं, क्योंकि हमें 3 अक्षर 3 यहाँ पर 3 ही लेने हैं, 1 2 3। तो हमारा ता की जो मात्रा हम गिनेंगे वो गिनेंगे हम इसकी, क्योंकि इसके आगे आ लगा हुआ है तो इसे हमें गुरु गिनना होगा। और ये है हमारा, ये भी गुरु आएगा हमारा। और ये हमारा ज एक वर्ण है, तो हमें यहाँ पर लघु मात्रा लेनी होगी। इस तरीके से अब हमारे देखिए यगण मगण तगड़ ये हो चुके हैं। इसके बाद है हमारा रगण। तो ये रगण है, तो हमें रगण के आगे से फिर 1 2 3 हमें यहाँ तक ये लाइन कर देनी है। तो रगण की मात्रा लगाने के लिए हमें रा की हमें गुरु लगानी है, जा की हमें लघु लगानी है, और यहाँ पर भा की लगानी है हमें फिर से गुरु। तो यहाँ पर देखिए हमारा रगड़ भी कंप्लीट हो गया। तो रगड़ भी हमें इरेज कर देना है। तो हमारा यहाँ तक रा तक ये हो चुका है। अब है हमारा यहाँ पर ज, यानी कि जा आएगा हमारा, तो ये आएगा जगड़। तो हमें जगड़ के आगे इस तरीके से फिर 3 तक लाइन कर देनी है। तो हमारा जा की हमारी एक लघु मात्रा आएगी, और ये हमारी भ की आएगी गुरु, और न की आएगी यहाँ पर हमारी लघु। तो इस तरीके से हमें इसका भी चिन्ह मिल गया। अब हमारा ये भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें देखना है भ। तो भा से आगे भ न स। तो हमें ये आपको पता है भा की हमें क्या मात्रा लेनी है। भा की लेनी है हमें गुरु, और न की लेनी है हमें लघु, और सा की भी लेनी है हमें लघु। तो अब देख सकते हो इस तरीके से हमें यहाँ तक हमें ये भगड़ तक की मात्राएं मिल गई। तो गुरु लघु लघु। अब हमें देखना है आगे हमारा क्या है, नगण। तो नगण से हमें 1 2 3 यहाँ तक हमें ये मात्रा ले लेनी है। तो हमें देखिए हमें ना का क्या काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कोई मात्रा नहीं है, सिंपल ना ही है। तो हमें यहाँ पर इसकी एक लघु लेनी है, और स की भी लघु लेनी है, ला की भी लघु ही लेनी है। अब इसके बाद है हमारा सबसे लास्ट, यानी कि सगण। सगण में हमें सा से लगाना है। तो सगण में हमें लगाना है सा का हमें लघु मात्रा लगानी है, ला की हमें लघु लगानी है, और गा की हमें क्या लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे आ है तो हमें इसकी गुरु लगानी पड़ेगी। अब जब हमें ये सारे चिन्ह मिल चुके हैं तो हमें देखना है कि हमें ये किस तरीके से आती है। तो जैसे हमें एक शब्द दिया त र ज, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि इसमें कौन सा गण है। तो आप इस गण को कैसे पहचानोगे। तो आपको इसकी मात्रा करनी पड़ेगी। त में आपको पता है कि यहाँ पे गुरु आएगा, यहाँ पर पता है कि गुरु आएगा, यहाँ पर पता है कि आपको लघु आएगा। तो आपको इनमें ढूंढना है कि ये सारी मात्राएं आपको कहाँ मिल रही हैं। तो ये सारी मात्राएं मिल रही हैं हमें यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि हमारे तराज में तगण गण है। यही पूछा जाएगा कि तराज में कौन सा गण है। तो आपको बताना है इस तरीके से कि हमारे तराज में तगण गण है। अब देखिए ये तो आपको लगाना आ गया होगा, लेकिन इसके बाद एक समस्या ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में इतना सारा सरणी बनाने के लिए लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसका भी एक तरीका है, जैसे कि आपको एक शब्द मिला रचना। तो रचना में आपसे पूछा जाए कि रचना में कौन सा गण है। तो आपको पहले क्या करना है कि पहले इसकी मात्रा करनी है। तो इसकी मात्रा करने के लिए हमें ये करना होगा कि जैसे कि ये लघु और ये गुरु। अब आपको पता है कि ये आपको लघु लघु गुरु इसमें आ रहा है, सगण में आ रहा है। तो लेकिन आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पर ये सारणी नहीं बना पाओगे। तो आप सीधा आपको ये अक्षर याद रखना है, तो आप इस पर मात्रा लगाओगे। यहाँ पर देखिए लघु गुरु 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 लघु, और ये गुरु, ये लघु, ये लघु,
और ये यहाँ पर लघु और ये यहाँ पर गुरु। अब आपको देखना है कि एक लघु लघु गुरु यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है। तो लघु लघु गुरु आपको लघु 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 गुरु यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लघु लघु आ रहा है तो यहाँ पर गुरु नहीं है, तो यहाँ पर लघु लघु गुरु आ रहा है। तो आपको जो ये रचना, ये जो चिन्ह मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर हमारा सगण है। आपको देखिए एक और अक्षर देते हैं, जैसे कि आपको दिया साहस। अब आप इसमें देखकर बताइए कि आपको इसमें पहले इसकी मात्रा गिननी पड़ेगी। इसकी मात्रा आएगी पहले गुरु लघु लघु। तो गुरु लघु लघु किस में आ रहा है? गुरु लघु लघु आ रहा है हमारे इसमें भगण में। तो अब आपको यहाँ पर देखना है गुरु लघु लघु। तो गुरु लघु लघु यहाँ पर कहाँ आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? गुरु लघु लघु यहाँ पर आ रहा है हमारा भगण। और आप कहीं भी देख सकते हो, ये आपको नहीं मिलेगा कि आपको गुरु लघु लघु ये मिल रहे हो, हमें यहाँ पर ही मिल रहे हैं ये गुरु लघु लघु। क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुरु देखते हैं तो हमें यहाँ पे लघु लघु नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हो और आप आसानी से गण का पता लगा सकते हो कि उस शब्द में कौन सा गण है। संख्या, हमारा जो 6 नंबर है वो है संख्या और क्रम। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात है कि जो भी उसमें आप उस पंक्ति में कोई मात्राओं की गणना करते हुए उनकी जो संख्या होती है उन्हीं को संख्या कहते हैं। और जो गुरु लघु और गुरु के स्थान को निर्धारित को क्रम जो होता है उसको हम क्रम कहते हैं। मतलब उसके जो लघु और गुरु का स्थान होता है उसको हम क्रम कहते हैं। अब है हमारा नंबर 7। नंबर 7 भी हमारा ये होता है कि छंद के चरणांत के अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। यानी कि जो एक चरण होता है उसके लास्ट में जो मैत्री मतलब जो एक जैसे शब्द आते हैं उनको हम तुक कहते हैं। अर्थात समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। देखिए तुक में आपको यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल इसमें मात्रा लगाई थी, तो तुक इसे कहते हैं कि जो एक जैसे सून और चून, जो ऊन और ऊन यहाँ पर आ रहा है, जो लास्ट में एक जैसी ध्वनि निकल रही है, उसे हम कह सकते हैं कि वो तुक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया हो छंद के बारे में। अगर आपको इस छंद में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपको छंद मैम यहाँ से समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको और बताने की कोशिश करूँगी। मैं आपके पूरे सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद है हमारा छंद के भेद। ये सारी चीज़ें समझने के बाद में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें ये मात्रा लगाना ही है। इसमें से और भी कुछ आपको याद करना होता है जिसके वे पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए आप छंद के भेद देखिए। छंद के भेद होते हैं, छंद के 3 भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। जो वर्णिक छंद होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ, सम, अर्धसम और विषम। इसी तरीके से मात्रिक छंद भी सम, अर्धसम और विषम, और ये मुक्तक छंद। तो इन मात्रिक छंद में ये वर्णिक छंद और मुक्तक छंद में से कोई आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपको ज़्यादा ही फंसाना चाहता है तो ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो मात्रिक छंद में से आते हैं। तो अब हम वर्णिक छंद की को भी आप एक बार देख लीजिए कि वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है तथा लघु गुरु का क्रम समान रहता है। तो ये सिर्फ एक मैंने एक पॉइंट लिख दिया है वैसे। और ये फिर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे आज मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में से ही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती हैं, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जैसे कि ये 3 पार्ट में मैंने बताया था यहाँ पर कि 3 में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वो होता है सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में होते हैं चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, वीर्य, आल्हा, अहीर। तो ये जो है आपके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी होते हैं कुछ जो सममात्रिक में होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। मैंने अभी आपको पीछे मात्रा लगाना सिखाया था कि किस तरीके से मात्रा लगाते हैं आप एक पंक्ति में। तो इस तरीके से चौपाई में याद रखना है कि 16-16 मात्रा आएंगी।
सारे चरणों में, तो वो होगा चौपाई। और जिस रोला में 24-24 मात्राएं आएंगी, गीतिका में 26 आएंगी, हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं आएंगी प्रत्येक चरण में, और वीरयाला में 31 आएंगी, और अहीर में 11-11 मात्राएं आएंगी। तो ये आपको याद रखना है। जब तक आप इन संख्याओं को याद नहीं रखेंगे तो आप नहीं पहचान पाओगे कि किस पंक्ति में चौपाई है, किस में रोला है, किस में हरि गीतिका या गीतिका है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, अर्धसममात्रिक। जो अर्धसममात्रिक में छंद आते हैं वो बरवय आता है, दोहा, सोरठा, उल्लाला। तो इसमें देखिए, इसमें मात्राएं समान नहीं होती हैं। इसमें विषम चरण और समचरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। विषम चरण और समचरण मैंने आपको बताया था कि जो पहला और तीसरा होता है उसे विषम चरण कहते हैं, और जो दूसरा और चौथा होता है उसे समचरण कहते हैं। तो अब आपको देखना है कि जैसे विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं इसके, और समचरण में 7 मात्राएं होती हैं। इसी तरीके से जो अर्धसम में दोहा होता है उसके विषम चरण में 13 होती हैं, और ये इसमें 11 होती हैं। ये सोरठा में 11 होती हैं, और ये समचरण में 13 होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। ये क्वेश्चन में भी कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि सोरठा का उल्टा क्या होता है, इस तरीके से। तो ये याद रखना है कि दोहा में 13 होती हैं और समचरण में 11 होती हैं। सोरठा में पहले चरण में होती हैं 11 और इसमें 13 होती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से में पहले 13 होती हैं और कौन से में 11 होती हैं। इसके बाद है उल्लाला। उल्लाला में जो होती हैं वो होती हैं विषम चरण में होती हैं 15 और इसमें होती हैं 13। ये होते हैं विषममात्रिक छंद। थर्ड है हमारा, तो इसमें होते हैं कुंडलिया और छप्पे। तो कुंडलिया जो होता है वो दोहा रोला से मिला हुआ होता है, और जो छप्पे होता है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। तो ये आपके यहाँ पर शायद आपको समझ में आ गया होगा, पर ये आपको सब कुछ याद रखना है कि किस चरण में कौन सी मात्राएं होती हैं, कितनी कितनी मात्राएं लगती हैं। इसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे ये है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो वो चरणों में रहता है, यति में रहता है, या दोनों में ही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये छंद जो रहता है दोनों में ही विभक्त रहता है। जैसे कि यहाँ पर वो इसमें चरण भी होते हैं, गण भी होता है, वर्ण मात्राएं, गति, यति, विराम सारे होते हैं। तो ये इन दोनों में ही विभक्त रहता है। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो सममात्रिक छंद हमने आपको देखिए यहाँ पर बताए थे। सममात्रिक छंद में आप देखिए, इसमें ये दोहा है, तो दोहा इसमें है नहीं है। देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा, ए में पूछा गया है दोहा, तो इसमें दोहा नहीं है। इसके बाद सेकंड में पूछा गया है सोरठा। तो देखिए हम यहाँ पे सोरठा देखते हैं कि सममात्रिक छंद की हमारी जो लिस्ट बनी हुई है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसमें सोरठा भी नहीं है। तीसरा है हमारा चौपाई। तो क्या इसमें चौपाई है? चौपाई यहाँ पर है। तो ये हमें याद रखने के कौन से सममात्रिक छंद में आते हैं और कौन से अर्ध सममात्रिक में आते हैं। तो ये पूछ सकता है कि अर्ध सममात्रिक का उदाहरण कौन सा है, ये इसमें कौन सा है। तो इस तरीके से कैसे भी पूछ सकता है। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसमें दोहा, सवैया या चौपाई या कुंडलिया। तो इस तरीके से जो अगर आपको मात्रा काउंट करनी आ गई है तो आप ये किसी भी पंक्ति में अपना छंद गिन के बता सकते हो इन मात्राओं को कि इस पंक्ति में हमारा ये छंद है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपको और वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।